फ्यूचर ऑफिसर्स आज आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं। किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे खतरनाक और डेडली वेपन, और ये वेपन क्या है? अगर आपने इसको यूज कर लिया किसी भी पीओ एग्जाम में या फिर क्लरिकल एग्जाम में, तो उस एग्जाम में आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। और ये जो सीक्रेट है ये अक्सर टॉपर्स यूज करते हैं। टॉपर्स वो बच्चे जिनका प्री हमेशा क्वालिफाई होता है, चाहे किसी की वैकेंसीज 9 हो 90 हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इनकी जो अप्रोच है वो राइट है, एंड दैट इज वाई इट इज राइट अप्रोच। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या इसके अंदर, तो सुनो ध्यान से। जब आप कोई भी प्री एग्जाम देते हो, सपोज आप मॉक कर रहे हो, अभी लगभग 15 से 18 दिन बचे हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के, एंड राउंड अबाउट 24 से 25 दिन बचे हैं आरआरबी क्लरिकल के। अब इन सभी एग्जाम में एक फैक्टर कॉमन है। काफी बच्चों के परसेंटाइल डिक्रीज हो रहे होंगे। हो सकता है कि आपके परसेंटाइल अभी 80 प्लस या 90 प्लस जा रहे होंगे, बट सडनली ये ड्रॉप होके 50 60 70 आ रहा होगा। अब ऐसे में आपको नर्वस नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि नर्वस आपको बिल्कुल भी नहीं होना। आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है। देखो, आप कोई भी एग्जाम तभी क्रैक कर सकते हो जब आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो काम है, तभी वो अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। अगर आपका माइंड ही पैनिक स्टेट में है, एंजाइटी स्टेट के अंदर है, तो आप कितना ही कोशिश कर लो, आप आसान क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाओगे। ये है रियलिटी जो कि आपने फेस की भी होगी। अब मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन के अप्लाई करना। अगर आपका टारगेट एग्जाम चाहे आरआरबी पीओ हो या फिर क्लरिकल हो या फिर बेशक से आईबीपीएस पीओ हो या आईबीपीएस क्लरिकल हो, कुछ भी हो, या एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर करती है ये टेक्निक। वो ये है, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो या फिर आप रियल एग्जाम में बैठे हो, दोनों में सेम चीज अप्लाई होती है। और वो क्या होती है, बताते हैं। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ना, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं टफ कंपटीशन में। और ये हमेशा आप ऑब्जर्व करना, जो बच्चे बैक टू बैक प्री क्वालिफाई करते हैं उनसे पूछना, ये उनका सीक्रेट वेपन होता है। अब ये कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, दो कैटेगरी हो गई। अब ऐसे में स्टूडेंट ए क्या कर रहे हैं, जैसे ही मॉक टेस्ट शुरू हुआ उसने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाने शुरू कर दिए, रियल एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में। अब चाहे रीजनिंग खुले, क्वांट खुले, इंग्लिश खुले, मैटर नहीं करता, उसने क्वेश्चन नंबर से हिट करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सपोज मान के चलते हैं कोई पजल आ गई रीजनिंग के अंदर। अब उस पजल में इसने ऑलरेडी लगभग 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, बट ये पजल इसकी नहीं बनी। राइट, टाइम खराब हो गया। अब इसको अगर वो दोबारा बनाएगा, तो पहली बात तो वो पैनिक स्टेट में रहेगा, एंग्जाइटी हो उसको। उसको पता है कि अब उसका मुंह खराब होने वाला है, ये उसको इंडिकेशन पता लग जाती है। अब ऐसे में अगर वो दोबारा ट्राई करेगा तो दोबारा से उसके 4 से 5 मिनट जाएंगे। तो जो टोटल टाइम चलेगा इसका वो लगभग 8 से 10 मिनट जाएगा एक पजल सोल्व करने में। अगर इस टाइम भी पजल सोल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आपने सोल्व कर ली, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। आपने इसको ईगो पे ले लिया और आपको अप्रोच पता ही नहीं है, आपने रॉन्ग अप्रोच को फॉलो किया। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना कि एग्जाम में आपको क्या आता है क्या नहीं आता, ये बात ध्यान रखो। ना ही वहां पर एग्जामिनर आपके घर पे आने वाला है आपको मिठाई देने या फिर ट्रॉफी देने, या फिर आपका कोई दोस्त ये जानने वाला है कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। तो ऐसे में जो स्टूडेंट बी था, इसने क्या किया, इसने जैसे ही मॉक शुरू होता है, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, इसने हमेशा शुरुआत के 5 मिनट हर एक सेक्शन में इजी क्वेश्चन को ढूंढने में लगाए। अब जैसे मान के चलते हैं आरआरबी पीओ की बात करते हैं सबसे पहले। आरआरबी पीओ क्लरिकल में अप्लाई नहीं होता ज्यादातर, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन सारे इजी आते हैं, तो वहां पर आप एक बार में सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इन केस कोई क्वेश्चन बहुत टफ लगता है तो उसको स्किप कर दो। ये मैं बात कर रहा हूँ सारे पीओ एग्जाम्स की, पीओ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं मेनली। लेकिन ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क पे भी।
वहां भी काम आ सकती है, बस स्पीड मेंटेन रखना। तो है क्या, जैसे ही मॉक शुरू हुआ, स्टूडेंट बी ने आरआरबी पीओ में 45 मिनट का कंपोजिट टाइम होता है। इस 45 मिनट में से इसने 15 मिनट इन्वेस्ट कर दिए क्या करने में, वो क्वेश्चन सोल्व करने में जो कि इजी थे, जो कि डुएबल थे। अब इससे होगा क्या, इससे बहुत कुछ होगा। अब सुनो क्या होगा। जब आप मान लेते हैं कि चलो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप रियल एग्जाम में बैठे हो, ऐसे में सबसे पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ओपन हुआ जिसमें पजल आई। आपने क्या किया, आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर डायरेक्टली आपने जंप कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, ऑप्शन होता है, फिर डायरेक्टली आपने जंप कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 पे, और 6 पे अगेन कोई पजल आ गई, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करो और जंप कर दो क्वेश्चन नंबर 11 पे या फिर 10 पे। देख लो कि कहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डुएबल आए, जैसे रीजनिंग में अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, सेकंड सिलोक्स, थर्ड कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ डायरेक्शन, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले लपेटो, सबसे पहले, हमेशा याद रखना। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा खेल सकता है या तो पजल में या फिर ब्लड रिलेशन के अंदर, इन दोनों में ही एग्जामिनर हमेशा बच्चों को फंसाता है और बच्चे यहीं फंस जाते हैं। अब उसके बाद अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट बी ने ये सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे इनइक्वालिटी के, 2, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे सिलोक्स के, और कुल मिला के लगभग देखा जाए तो 40 में से यहाँ पर 15 क्वेश्चन इसने फिनिश कर लिए लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर, और आराम से बन जाएगा। ये टाइम बहुत ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग बन जाती है आराम से 1.5 मिनट के आसपास। डायरेक्शन में लगा लो 1.5 मिनट, कितने हो गया, 3 मिनट। उसके बाद इनइक्वालिटी और सिलोक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट, इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी मत देना। अगर लग रहा है तो प्रैक्टिस की आपको नीड है। तो यहाँ पर 7 मिनट में आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो चलो 8 मिनट मान लो। अब जो बच्चे 7 मिनट, उसमें क्या करना है, तो उसमें आपको क्वांट के अंदर जब आप जंप करोगे, जैसे आपने रीजनिंग में 7-8 मिनट में वो क्वेश्चन बनाए 15 के आसपास, या फिर 12-13 जितने भी आपसे बनते हो, तो आप उसी टाइम क्वांट में स्विच करो। और क्वांट में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज अगर ये आती है तो अटेम्प्ट करना है, अगर रोंग आती है तो हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट के अंदर कि अगर रोंग नंबर सीरीज आती है, रोंग नंबर सीरीज, इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है जब आपके पास टाइम बचे, या फिर आप लास्ट में सारे क्वेश्चन करके आओ, फिर आपसे अर्थमेटिक ना बने या आपको आती ना हो, तब आपको इसको प्रीफर करना है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत टाइम खाएगा, आपका एग्जाम रोक सकता है, इसमें इतनी ताकत है, ये ताकत रखता है इतनी। तो क्वांट के अंदर आपका क्वालिटी इक्वेशन हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन जो भी आएगा। अब अगर इन तीनों में से कोई दो भी आते हैं तो वो भी आपको मैक्स टू मैक्स करने हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। कैसे होंगे, आराम से होंगे, प्रैक्टिस तो करो, आराम से हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग में हो गए और 10 क्वेश्चन आपने क्वांट में उठा लिए, तो 15 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पर ग्रैब कर लिए। कितने मिनट में, 15 मिनट में। अब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा एकदम हाई लेवल पे। अब जो बच्चा, जो स्टूडेंट ए था, वो क्या कर रहा था, उसने शुरुआत की पजल में, अब उसके 8 से 10 मिनट में या तो पजल बन जाएगी या नहीं बनेगी। बन गई तो उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा। अगर नहीं बनी तो इसका कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाएगा नीचे, और आपका कहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना हाई। ये देखो आप। अब खुद सोचो, इस लाइफ में जो हमारा माइंड सेट है वो तभी प्रॉपरली काम करता है जब हम उसको डोपामाइन देते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो कैसे उसको फील होगा, जब आप उसको प्रोग्रेस दिखाओगे, उसको रिजल्ट दिखाओगे। और यही आपको सेम टेक्निक मॉक में अप्लाई करनी है। पजल को ईगो पे मत लो वरना फेल हो जाओगे। बार बार बोलता हूँ, सुनते नहीं हो, फेल हो जाओगे फिर रोते हुए आओगे। ऐसा मत करो, पजल को बाद में अटेम्प्ट करना है, और 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज जितना लेना हो ले लो, कोई इशू नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, क्वेश्चन करने से मतलब है। ओके। उसके बाद अगर कैसलेट आती है
तो कैसलेट अगर आपको नहीं आती तो हमेशा स्किप करनी है, ठीक है, रिस्क नहीं लेना। डीआई को बिल्कुल मत छोड़ना, हमेशा अटेम्प्ट करना। अगर मान लेते हैं 5 पजल आते हैं तो 5 में से आपको 4 तो आने ही चाहिए किसी हालत में, तब जाके आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन बनेंगे। और रीजनिंग में आपके यहाँ पर लगभग मान के चलते 15 में से 12 भी बन जाएंगे, तो आपके रीजनिंग में 32 क्वेश्चन होंगे। और क्वांट में आपकी अगर डीआई भी बन गई तो इसके 2 डीआई आती है 10 क्वेश्चन की, तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन वगैरह के। तो यहाँ आपके कम से कम 20 नंबर बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। तब भी आपके यहाँ पर 52 मार्क्स के आसपास आ गए। अब यहाँ पर देखो, अब सुनो रियलिटी क्या है। अब ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए ना 52, ये बाउंड्री पे है। बाउंड्री पे कैसे? एक्यूरेसी ठीक रही तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं रही तो आप फेल हो। यह है रियलिटी। क्योंकि हर स्टेट में कट ऑफ लो नहीं जाती, एक्सेप्ट आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इन सभी एग्जाम में जो कट ऑफ है वो हर स्टेट में सेम जाती है। और यहाँ पर कंपटीशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, हर एक स्टेट का कोई फर्क नहीं रहता। तो करना क्या है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करो रीजनिंग में, हमेशा अटेम्प्ट को कोशिश करो 35 प्लस लेके जाओ, हमेशा 40 में से। ये मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी पीओ की। और क्वांट में हमेशा कोशिश करनी है, अपना बेस्ट देना है, कैसे भी करके 25 तक अटेम्प्ट टच कर देना है। इतना कर लो, 60 प्लस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत हो भी गए तब भी आपके टफ शिफ्ट के अंदर 55 नंबर बन जाएंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये है अप्रोच जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। इन केस अगर आपको दिक्कत आती है कि आपसे होता नहीं है, तो ये हमने अभी ग्रुप शुरू किया था मेंटोरशिप वाला। इसका जो वीडियो का लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और ये ग्रुप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे रिपीटर्स हैं जो 2 साल से 4 साल से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये वीडियो देख लेना जाके चैनल पे, मैंने कल ही डाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाली है। 5 साल फेल होने से अच्छा है एक बार में सही ट्रैक पे डायरेक्शन फॉलो कर लो और राइट अप्रोच के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर लो। इंपॉर्टेंट एक जाते हुए मेरी टिप है, जब आप किसी भी एग्जाम के मॉक लगाते हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, एसबीआई पीओ, या फिर क्लरिकल के एग्जाम ही क्यों ना हो, मॉक टेस्ट करने के टाइम पे कोई भी ऐसा थॉट माइंड में मत लाना जहां पर आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लूज हो जाए। वो आपके पास्ट के रिजल्ट भी हो सकते हैं, घर की बातें भी हो सकती है, किसी के ताने भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मॉक टेस्ट करते टाइम किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, यानी कि अटक गए, रुक गए, तो ऐसे में उस क्वेश्चन को स्किप करना सीखो। ये जिंदगी में ये चीज सिखाता है कि लाइफ में आपको हर चीज एक्सेप्ट नहीं करनी, चाहे वो किसी की बातें हो, किसी के कमेंट्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, उनको स्किप करना सीखो, यानी कि उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सीखो। ये चीज सिखाती है मॉक टेस्ट। ये आपकी ट्रेनिंग है बैंक की, ये कोई बताता नहीं है, बट ये सीक्रेट है। तो ये आपकी ट्रेनिंग शुरुआत हो जाती है इसी टाइम से, जब आप मॉक लगाना शुरू करते हो। बहुत सी चीजें बच्चे गलती करते हैं, उनको समझने में 3 साल, 4 साल, 6 साल लग जाते हैं। देखा है मैंने, 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि 90% से ज्यादा बच्चे डायरेक्शन लेस अफर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। 20 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने आ रहे हैं हर साल, मान के चलते बैंकिंग एग्जाम में, तो मात्र 70, 60, 80 हजार बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जो बाकी के बच्चे हैं, ये वाले, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की, ये जो बाकी के बच्चे हैं 19 लाख प्लस, 19 लाख प्लस, इनका क्या? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। इनको फिर शुरू होती है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घर के ताने, सेल्फ डाउट्स। तो ये चीजें इनको प्रिवेंट करो, इनको आने मत दो। ये जो लूप है ना, बहुत गंदा लूप है कंपटीशन का। जितना जल्दी हो यहाँ से बाहर निकलो, एग्जिट करो, सिलेक्शन लो, बाहर निकलो, अपना बेस्ट दो। फिर भी नहीं होता तो कुछ दूसरा प्लान देखेंगे, लेकिन हमेशा शुरुआत ऐसे ही करनी है मॉक टेस्ट की, जैसे मैंने बताया। और मॉक टेस्ट करने से पहले 5 मिनट मेडिटेट करना है, आइज क्लोज करके आराम से रिलैक्स डीप ब्रीदिंग करनी है, फोकस करना है अपने आप पे। और जैसे ही क्वेश्चन शुरू हो जाए, तो जैसे मैंने बताया था वैसे करना शुरू कर देना। और अगर आप सीए ग्रुप में अफोर्ड करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 499 का है, एडमिशन चल रहा है, 500 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं।
और बिगिनर के ग्रुप के अंदर अभी कुछ सीट्स वैकेंट है, तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, बिगिनर और रिपीटर दोनों। रिपीटर में वो बच्चे जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता और उनको साथ में मेंस भी करवाएंगे। और ये जो ग्रुप है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की गाइडेंस दी जाएगी, उसी के टारगेट्स दिए जाएंगे, और ये सभी टारगेट्स और गाइडेंस राइट अप्रोच नोट्स पीडीएफ से होंगे, जो कि किसी भी बैंकिंग एग्जाम में टॉपर्स में स्कोर करने के लिए सफिशियंट है। ये गारंटी है मेरी, किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में, बस आपको फॉलो करना आना चाहिए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो एंड करते हैं इस सेशन को, मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में। जान लगा दो, एफर्ट लगाओ, थॉट्स कम आने दो, एक्शन पे ध्यान ज़्यादा दो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन है ये, कंपटीशन में कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ पर बात आती है जॉब लेने की, बात आती है सिलेक्शन की। तो ऐसे में आपको सबसे पहले खुद का सोचना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। जब आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे तो दूसरे आपको फॉलो करना शुरू करेंगे।